एक लड़के ने गूगल की इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके लोगों को अपने घर पे बुलाया, वहाँ अपनी मम्मी के हाथ का खाना खिलाया, वहाँ से उसने 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लिया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मेहमानों को तो हम भी बुलाते हैं पर आज तक एक दहली नहीं कमाई। टेंशन ना लीजिए, उस बंदे की क्या स्ट्रैटेजी थी, उसने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसने इतने रुपए कमाए कैसे और उसका बिजनेस मॉडल क्या था और वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल शर्मा। मैं जिस लड़के की बात कर रहा था उनका नाम है मुनाफ कपाड़िया, जो चलाते हैं द भोरी किचन। अगर आपने इनके बारे में सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना है तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकी स्टोरी, और उनकी स्टोरी से हम लोग क्या लेसन सीख सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2004 में। मुनाफ कपाड़िया गूगल में एज एन अकाउंट स्ट्रैटेजिस्ट का काम किया करते थे। वहाँ पर ये छोटे बड़े बिजनेसेस के डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाया करते थे। मैं इनके काम के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इनको इस काम में मज़ा बहुत आता था, बट इनके अंदर जैसे हर एक इंसान के अंदर कभी कभी आती है कि यार कुछ मिसिंग है, तो इनको भी इनके काम को लेकर के ऐसा ही लगता था कि यार कुछ मिसिंग है, वो इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। तो सेटिस्फैक्शन को ढूंढने के लिए एक दिन क्या हुआ कि ये अपनी मम्मी नफीसा कपाड़िया के साथ टीवी देख रहे थे। तो टीवी में इनकी मम्मी को देखना था सास बहू का सीरियल और इन्हें देखना था कुछ और। तो इसी बीच इन दोनों की लड़ाई हो गई रिमोट के लिए। वहाँ पर मुनाफ को समझ में आया कि मेरे को मेरी मम्मी का दिमाग कहीं और अच्छी जगह लगाना पड़ेगा इस सास बहू सीरियल को छोड़ करके। वहाँ पर मुनाफ को ये आइडिया आया कि मेरी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी मम्मी खाना बनाए और वहाँ से पैसा कमाए। ऐसे में साइड इनकम भी हो जाएगी और मम्मी का जो दिमाग है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो मुनाफ के दिमाग में पहला आइडिया ये आया था कि रेस्टोरेंट खोलेंगे, बट प्रॉब्लम ये थी कि मुनाफ के पास उतने पैसे नहीं थे। तो सेकंड उसने सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि एक काम करते हैं, लोगों को सैटरडे संडे अपने घर पे बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, पैसे लेंगे एंड दैट्स ऑल। और वो इंस्टेंट था जब मुनाफ कपाड़िया ने बोरास किचन के बारे में सोचा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार एक बात बताओ, घर में कैसे पैसा कमा सकते हैं जहाँ एसी नहीं है, जहाँ पार्किंग नहीं है, जहाँ लिफ्ट भी नहीं है, तो एग्जैक्टली ये आइडिया काम कैसे करेगा। चलिए इन सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, पर इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मुनाफ कपाड़िया एक्चुअली आते कहाँ से हैं। दोस्तों, मुनाफ कपाड़िया बोरा समाज से बिलोंग करते हैं। ये एक मुसलमान कम्युनिटी है। ये लोग अक्सर महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। इन्हें धावड़ी बोरा कहा जाता है और इनके खाना खाने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है। इसमें एक थाली 3 फीट डायमीटर की होती है जिसमें 7 से 8 लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसमें 7 कोर्सेज में खाना आता है। इन शॉर्ट, बोरा समाज के पीछे बहुत अच्छी हिस्ट्री और बहुत कुछ जानने को है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक बोरा समाज के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ये सेम चीज़ मुनाफ के दिमाग में भी आई। उनको भी लगा यार मेरी कम्युनिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्यों ना मैं लोगों को अपने घर पे बुलाऊं और उनको फिर अपनी कम्युनिटी के बारे में बताऊं कि हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग क्या पहनते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इनका पूरा थॉट प्रोसेस हुआ। तो अब तो आपको आइडिया एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एग्जीक्यूशन पे चलते हैं। तो मुनाफ ने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग थे उन सबको एक एक ईमेल भेजा। उन्होंने अपने लंच के बारे में बताया, साथ में एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर इनके घर में कोई चोर या सीरियल किलर आ गया तो क्या होगा। तो उन लोगों ने एक पॉलिसी बना रखी है, उसका नाम है नो सीरियल किलर पॉलिसी, जिसमें जो भी गेस्ट आने वाला होता है बोरास किचन में, ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उनके इंस्टाग्राम फेसबुक को अकाउंट को अच्छे से स्टॉक करते हैं। जब इनकी प्रोफाइल एकदम क्लियर निकलती है तो ये सामने से इन लोगों को रिप्लाई बैक करते हैं कि हाँ अब आप आ सकते हैं। तो इस तरह से इनकी पूरी शेड्यूलिंग होती है। इनको पहला रिस्पॉन्स आया था सोनाली नाम की एक लेडीज से, वो अपने साथ 7 लोग को लेकर आई थी। तो इनका जो पहला एक्सपीरियंस था, कस्टमर एक्सपीरियंस जो था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उसके तुरंत ही बाद इन लोगों ने अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज बना लिया था। वहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं, अपने इवेंट्स के बारे में, अपने मेन्यू के बारे में, ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में पोस्ट किया करते थे। और बाकायदा ये प्रोफेशनल फ़ोटोज़ भी डाले करते थे, जैसे कि बोरा थाली की इस तरह की फ़ोटो डाला करते थे कि वो एक 5 स्टार होटल की थाली से कम ना लगे।
ऑल्सो ये लोग खाना बनाते हुए भी फ़ोटोज़ डालते थे, मतलब एकदम रॉ फोटोज़, जिससे क्या हुआ, कस्टमर का ट्रस्ट और बढ़ता था कि हाँ भाई, मैं जो खाना खा रहा हूँ वो बहुत ही सेफ़ प्लेस, बहुत ही हाइजीनिक प्लेस पे बन रहा है और एकदम 5 स्टार क्वालिटी, 5 स्टार लेवल का बन रहा है। और साथ ही ये लोग क्या करते थे, जो भी गेस्ट आते थे और हैप्पीली सेटिस्फाई रहते थे, उनसे टेस्टिमोनियल भी भरवाते थे। इससे क्या होता है कि जो ब्रांड होता है उसके प्रति लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्डअप होता है। इन शॉर्ट, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई बोरा किचन को एक ब्रांड नेम बनाने में। तो अब मैं बोरास किचन की 5 सबसे खास बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहली चीज़, आप अपनी तरफ से बोरास किचन की सीट को बुक नहीं कर सकते हैं। सुन के आपको थोड़ा सा धक्का ज़रूर लगा होगा, पर हाँ जी, यही होता है। आपको सीट के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। इससे एक्चुअली होता क्या है कि लोगों के अंदर और जिज्ञासा क्रिएट हो जाती है बोरास किचन का एक्सपीरियंस लेने के लिए। और पता है आपको कि जब इनको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिलने लग गए थे, तब ये लोग क्या करते थे कि अपने आप को पहले से ही सोल्ड आउट दिखाते थे। इससे लोगों के अंदर और ज़्यादा फोमो क्रिएट हो जाता था कि एक तो सीट रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है और उसके बाद वो तुरंत सोल्ड आउट भी हो जा रही है। इससे लोगों के अंदर ना अच्छा खासा इंटरेस्ट बनने लग जाता था। बाकी जब 7 से 8 लोग एक साथ लंच पे मिलते थे तो उन्हें एक टैग नेम दे दिया जाता था और एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना करके इन लोगों का आपस में एक परिचय भी करा दिया जाता था। तो दूसरी बात हम करने वाले हैं, बोरा थाली एग्जैक्टली है क्या। तो बोरा थाली जो होती है वो 3 फीट डायमीटर चौड़ी एक थाली है, जिसके अंदर जितने भी लोग आते हैं लंच करने के लिए वो सब उसी थाली में एक साथ खाते हैं बैठ करके। और इस थाली में 7 कोर्सेज में खाना सर्व किया जाता है। तो शुरुआत हमारी होती है स्मोक मटन कीमा समोसा से, उसके बाद आता है नारियल कबाब, फिर आता है चिकन रशियन कटलेट, देन मलाई खाजा, फिर हमारा आता है लेजेंडरी रान, एंड उसके बाद मेन कोर्स में ये लोग देते हैं कढ़ाई चावल या फिर बोरास दम बिरयानी। तो डेजर्ट में आता है संचा आइसक्रीम एंड पान। वैसे इन लोगों के पास और भी ज़्यादा आइटम्स हैं, हफ्ते भर हफ्ते आइटम्स चेंज करते रहते हैं ये लोग, बट ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई ये एक बेसिक लिस्ट है। इनमें से बहुत सारे आइटम रहते ही रहते हैं और इनका जो मेन्यू होता है बेसिकली फोकस्ड रहता है नॉनवेज के लिए। वैसे वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शंस हैं, पर इतने ऑप्शंस नहीं हैं जितने नॉनवेज के लिए ऑप्शंस हैं। तो तीसरी बात करने वाले हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं इनकी प्राइसिंग और इनके रेवेन्यू के बारे में। तो जब इन लोगों ने शुरू किया था द बोरास किचन, उस टाइम पे ये लोग प्राइस रखते थे एक सीट का 700 रुपये। उसके बाद इन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ा करके कर दिया 1500 रुपये एक सीट का। कभी कभी तो ये लोग क्या करते हैं कि 4000 से 5000 रुपये भी चार्ज करते हैं। तो चलिए रेवेन्यू इनका कैलकुलेट करते हैं। मान के चलिए कि 7 लोग आते हैं हर सैटरडे संडे और 1500 रुपये इनको एक सीट का देते हैं। तो ये लोग 84,000 रुपीज़ का रेवेन्यू क्रिएट कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर। और अगर हम खाने की कॉस्टिंग हटा दें तो ये जो सब टोटल रेवेन्यू हो जाता है, जो इनका हम मान सकते हैं जो प्रॉफिट हो जाता है, वो हो जाता है 70,000 रुपीज़ का। और अब इसकी जगह काम करते हैं कि 3,000 से 3,500 से लेकर के 4,000 रुपये अगर ये लोग चार्ज करने लगे तो यही जो 84,000 है वो सीधा 2 लाख रुपये महीने का प्रॉफिट इनका बन जाता है। अब इतनी प्राइसिंग में क्या है ना, इनका एक लॉस क्या हो रखा है, इतने हाई प्राइसेस से इनकी जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है, क्योंकि नॉर्मल जो आदमी है वो इतने प्राइसेस में एक हफ्ते का खाना खा सकता है। तो वैसे तो इनकी ऑडियंस लिमिटेड है, बट लोग आते हैं, बहुत पसंद करते हैं और ये लोग काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं। और ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, इनकी ब्रांड पोजीशनिंग की वजह से। इनको भी डाउट आया कि खाना तो मम्मी बना रही हैं तो लोग इतना पैसा क्यों देंगे। तो इन्होंने अपनी इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली। इन्होंने कभी भी किसी शेफ से कॉम्पीट नहीं किया। इन लोगों का फोकस था माँ के हाथ का खाना, और माँ के हाथ का खाना किसी एसओपी या फिक्स रेसिपी पे नहीं बनता, ये एक अलग अंदाजे से बनता है। इसमें हाथ की कलाकारी का बहुत यूज़ होता है। तो इन्होंने इसी सेंटिमेंट का अपने ब्रांड पोजीशनिंग में इस्तेमाल किया। इनफैक्ट एक रिपोर्टर ने मुनाफ से एक सवाल पूछा कि आपका बोरास किचन को लेकर के क्या विजन है। अगर ये चाहते तो बोल देते कि ये एयरबीएनबी बनाना चाहते हैं होम डाइनिंग एक्सपीरियंस का। जो सच था, मुनाफ का ये विजन था कि बहुत सारी मम्मीज को होम शेफ बना करके थाउजेंड्स ऑफ होम डाइनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किए जाएं। ये एक MBA वाला जवाब था, पर उन्होंने कुछ और जवाब दिया। उन्होंने बोला कि सर मैं चाहता हूं कि शाहरुख खान मेरे को एक दिन कॉल करके ये बोलें कि मुझे बोरा किचन का खाना खाना है। और ये लाइन जो भी रिपोर्टर्स थे उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने इस चीज़ को हेडलाइन बना दिया।
और वही चीज़ जब ऐसी हेडलाइन न्यूज़पेपर में छपेगी तो लोग खुद ब खुद उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए अपना इंटरेस्ट जताएंगे, जेन्युइनली लोग पढ़ना चाहेंगे उस चीज़ को। चौथी बात, मुनाफ के माता पिता कभी भी गेस्ट के साथ खाना नहीं खाते थे। मुनाफ का काम था कि गेस्ट को होस्ट करना, उनको अपनी कम्युनिटी, बोहरा कम्युनिटी के बारे में सब कुछ अच्छे से बताना और उनको एंटरटेन रखना। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि मुनाफ का काम था कि बोहरा थाली का पूरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए। जब भी वो लोग वहाँ से खाना खा के जाते थे तो वो अपना पेट भर के नहीं जाते थे, वो अपना दिल भर के जाते थे और अपने साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाते थे। पांचवी बात, इस आइडिया को एक्सपेंड करने के लिए दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए सारी हाउस वाइफ के लिए, बेसिकली एयरबीएनबी ऑफ होम डाइनिंग एक्सपीरियंस। इसमें एक शहर में जितने भी टूरिस्ट है वो वहाँ का लोकल फूड और लोकल कम्युनिटी का एक्सपीरियंस ले सके। इन लोगों ने एक ऐप बनाने का भी सोचा था, उसका नाम था द डाइनिंग टेबल, बट इनिशियली उन्होंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। बट अभी जनवरी 2020 में मुनाफ ने महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड को दोबारा से कांटेक्ट किया है इसी आइडिया को लेकर के। चलो ये तो हुआ पहला रास्ता। अब हम बात करते हैं दूसरे रास्ते की। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, क्लाउड किचन। मुनाफ ने 5 क्लाउड किचन खोले थे। स्टार्टिंग में इन्होंने एक सेंट्रल किचन खोली, वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो इन लोगों ने वो सब बंद कर दिया। 8 हफ्ते बाद इन्होंने कम बैक किया। दरअसल प्रॉब्लम ये हुई थी कि मुनाफ को फूड टेक स्पेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरे, अपनी मम्मी के हाथ का खाना स्टैंडर्डाइज करने में इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इन्होंने जो शेफ़ हायर किए थे वो उनकी मम्मी के हाथ के खाने की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। और क्लाउड किचन का एक सिंपल सा रूल है, खाना ऐसा बनाना जिसमें कम इंग्रेडिएंट्स हो, कम टाइम हो, कम एफर्ट्स और कम स्टाफ हो। मटन कीमा समोसा और बोरा दम बिरयानी में ये सब चीज़ अचीव करना बहुत टफ था। इन सब चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था। दूसरी, केटरिंग। मुनाफ ने केटरिंग भी की। वो क्या करते थे, जिसमें ये पूरी थाली प्रोवाइड करते थे गेस्ट के घर पे जा करके। इन शॉर्ट, क्लाउड किचन पे ये बोरा दम बिरयानी एंड मटन कीमा समोसा बेचा करते थे। केटरिंग में सारा आइटम बेचा करते थे। केटरिंग में इनके पास एक कॉन्सेप्ट था थाली इन अ बॉक्स करके, जिसमें ये लोग 4 से 5 आइटम, अलग अलग आइटम्स रखा करते थे और उसी के साथ एक मैनुअल दिया करते थे जिसमें लिखा रहता था उन आइटम्स को किस तरह से खाते हैं। थाली इन अ बॉक्स का जो दाम था वो था सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए। इस चीज को उबर ईट्स ने भी बहुत प्रमोट किया था और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तीसरा, QSR चेन, या मैं कहूँ एक एक्सपीरियंस सेंटर खोलना। मुनाफ के विचार में था कि वो एक रेस्टोरेंट खोले। जैसे वो घर में 7 से 8 लोगों को एक साथ डाइनिंग एक्सपीरियंस देते हैं, वैसा ही वो एक रेस्टोरेंट में करें कि लोग आएँ, एक साथ बैठ करके एक ही थाली में खाना खाएं और उन्हें मुनाफ होस्ट करेंगे। तो ऐसा प्लान किया था मुनाफ ने, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एक्सपेंसिव कॉस्ट के कारण 600 स्क्वायर फीट की जगह का दाम बहुत ज़्यादा था, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया मॉडल को सस्टेन करना। अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें तो बोरास किचन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था होम डाइनिंग में, उसके बाद प्रॉफिट होता था केटरिंग में एंड सबसे लास्ट में होता था क्लाउड किचन में। क्लाउड किचन को एक्सपेंड करना बहुत आसान था बट उसमें मार्जिन बहुत कम था, 7 से 8%, जबकि केटरिंग में वही प्रॉफिट था 35 से 40% का। ये थी बोरा किचन की सबसे खास बातें। अब हम जानेंगे कि बोरा किचन के बिजनेस मॉडल से हम एज एन स्टूडेंट, एज एन एंटरप्रेन्योर क्या सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, गेट मैरिड टू द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बट डोंट बी स्ट्रक विथ योर फर्स्ट आइडिया। मुनाफ का इनिशियल आइडिया था कि एक होम शेफ रेवोल्यूशन लाना बाय क्रिएटिंग अ एयरबीएनबी ऑफ होम डाइनिंग एक्सपीरियंस। वो एक अच्छी खासी होम शेफ की कम्युनिटी बनाना चाहते थे। उनके लिए उन्होंने एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन भी रेडी कर ली थी, साथ ही साथ उन्होंने एक अपने ऐप का जो स्ट्रक्चर था वो भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इवन इन्वेस्टर से 35 लाख की फंडिंग भी उठा ली थी। फिर एक दिन मुनाफ को किसी ने एक सवाल पूछा कि लोग बोरी किचन पर ट्रस्ट करते हैं, लोग हम पे क्यों ट्रस्ट करें, और अगर किसी को खाना पसंद नहीं आया तो रिफंड प्रोसीजर्स क्या होंगे, ऐसे तो लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। तो यहाँ से मुनाफ को समझ में आया कि अगर इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाना है और इतना अगर ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो बोरी किचन का नाम बड़ा करना होगा। उसके बाद ही हम इस रेवोल्यूशन वाले आइडिया पे ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए बाद में मुनाफ ने इस आइडिया को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया था। लेसन नंबर 2, नेवर गिव अप ऑन योर स्टोरी। जब मुनाफ का सेंट्रल किचन वाला बिजनेस एकदम ही बंद होने वाला था और वो गिव अप करने वाले थे, तभी उन्हें फ्रॉप्स वालों का फ़ोन आया और उन्होंने मुनाफ को कहा कि हमने आपको टॉप 30 के लिस्ट में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो मुनाफ ने पूछा, क्यों सर, मेरा बिजनेस तो फेल हो गया है, वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है और ना ही मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो क्यों मुझे आप इस लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो सामने से जवाब आया कि मुनाफ, ये ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हाँ आपने ट्राई किया,
आपने ट्राई किया एक इम्पैक्ट क्रिएट करे मार्केट में, आपने ट्राई किया कि मार्केट को हिलाने का। तो ये सिर्फ आपके नेटवर्क के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये आपके कोशिश के ऊपर बेस्ड है। इससे मुनाफ को रियलाइजेशन हुआ और सीख मिली कि भाई रुको ज़रा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेट्स बिलीव इन आवर स्टोरी। लेसन नंबर 3, स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। मुनाफ ने जिस दिन इस जर्नी की शुरुआत की थी उस दिन से उनको पता था कि उनकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा दम है, तो उन्होंने अपनी उस स्टोरी को बार बार लोगों को सुनाना शुरू कर दिया और जो उनके प्रेजेंट एक्सपीरियंस थे उनको भी अपनी स्टोरीज़ में डालना शुरू कर दिया आगे को लोगों को सुनाने के लिए। उसके बाद क्या करते थे, मुनाफ बोरी किचन को हर एक फूड फेस्ट में लेकर जाया करते थे, जैसे कि पूना म्यूज़िक फेस्ट हो गया या फिर बॉम्बे लोकल हो गया। मतलब जहाँ इनको मिलता था चांस वहाँ ही ले जाया करते थे। इवन इनको जहाँ भी मौका मिलता था अपनी स्टोरी शेयर करने का, ये वहाँ बिंदास अपनी स्टोरी बताते थे अच्छी तरह से। इनफैक्ट इनका एक स्पेशल इवेंट होता है मॉम ऑफ ऑल फेस्ट, वहाँ पर ये लोग 7 कोर्सेज में नहीं, पूरे के पूरे 9 कोर्सेज में अपनी भोरा थाली को वहाँ पर सर्व करते हैं, जो और भी ज़्यादा रिच एंड एक्सॉटिक होता है। इन शॉर्ट, इन लोगों ने फोकस अपनी भोरा थाली पे नहीं किया, इन लोगों ने फोकस किया कैसे हम भोरा थाली के थ्रू अपनी स्टोरी बताएं। आप खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत बार बाहर जा कर के खाना खाते हैं, बट ऐसा कई बार होता है कि हमें बहुत सारी जगहों के नाम ही याद नहीं रहते जहाँ हमने खाना खाया, क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ऐसा कोई किस्सा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो उस खाने से जुड़ी हो। क्योंकि लोग खाने को याद नहीं रखते हैं, लोग उससे जुड़ी कहानियों किस्से को याद कर रखते हैं। खाना बस एक जरिया है कहानियों को शेयर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी और अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट थॉट बास्केट पर जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो को आपको जो भी बेस्ट पार्ट लगा हो प्लीज़ उसको कमेंट पे लिखें, और आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप पे हम लोग वीडियो कवर करें उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।